नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जो कि एजुकेशन से संबंधित है। अनिल धनखड़ फिजिक्स स्मार्ट क्लासेज। देखो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे विद्युत परिपथ के बारे में। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 6 के जो एडिंग वो पढ़ रहे हो, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे किसी परिपथ जो है कोई प्रतिरोधों का जो जाल है उसके अंदर हम विद्युत धारा की गणना करते हैं, कैसे हम उस परिपथ को सोल्व करते हैं, किरचॉफ के नियम से हम कैसे उसके अंदर अलग अलग नियमों की सहायता से हम उसको सोल्व करते हैं। अगला जो टॉपिक अपना आता है वो आता है व्हाइटस्टोन सेतु, व्हाइटस्टोन ब्रिज। देखो स्टूडेंट्स, व्हाइटस्टोन सेतु जो होता है, व्हाइटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। हमारे पास कुछ ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, यानी कुछ का मान हमें पता होता है और कुछ का मान हमें पता नहीं होता। जो अज्ञात प्रतिरोध होते हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए जो एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर C.F. व्हाइटस्टोन, C.F. व्हाइटस्टोन, इसने एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया, ऐसे एक प्रतिरोधों की व्यवस्था बनाई, उसी का नाम क्या रख दिया इसने अपने, व्हाइटस्टोन सेतु। तो व्हाइटस्टोन सेतु देखो इस प्रकार का एक प्रतिरोध का जाल होता है। वो प्रतिरोध जो होते हैं ABCDA एक चतुर्भुज के रूप में इस प्रकार से संयोजित होते हैं। इसमें आप देख रहे हो ध्यान से, A और B के मध्य एक प्रतिरोध मैंने जोड़ रखा है जिसको मैंने P बोल दिया। B और Q के बीच में, सॉरी B और C के बीच में मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया Q। A और D के बीच में मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया R। D और C के बीच में मैंने एक प्रतिरोध जोड़ दिया S। ठीक है, S जो है वो अज्ञात प्रतिरोध है हमारा। PQR के हमें मान पता होते हैं, यानी PQR कैसे प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध है, जबकि S कैसा प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध है। और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस युक्ति की सहायता से। इसमें देखो क्या होता है, जो A आपको दिखाई दे रहा है वो हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, यानी A और C के बीच में हमने एक बैटरी और एक कुंजी K1 जोड़ दी। B और D जो बिंदु होते हैं इसके अंदर, उसके बीच में हमने एक धारामापी, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है और एक कुंजी जोड़ रखी है जिसको हमने K2 नाम दे दिया। ये K1 हो गई और ये K2 हो गई। ठीक है, युक्ति का नाम है व्हाइटस्टोन। इसमें देखो होता क्या है, सेतु जैसे आप देखते हो कि नदी के अंदर जल बहता है और नदी के ऊपर पुल होता है, तो जो जल बहता है वो नदी के पुल को प्रभावित नहीं करता। ऐसे ही इसके अंदर भी एक सेतु बनता है, वो इससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रभावित नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, व्हाइटस्टोन सेतु। देखिए इसके अंदर होता क्या है, पहले इसकी रचना मैं आपको बता देता हूँ, इनकी जो कुछ इसके अंदर डेफिनेशन है वो बता देता हूँ। A और B के बीच में और B और C के बीच में दो प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं, P और Q। इन दोनों को हम बोलते हैं आनुपातिक प्रतिरोध। P और Q को कौन सा प्रतिरोध बोलते हैं, आनुपातिक प्रतिरोध। AB और BC जो भुजाएं हैं इनको बोलते हैं आनुपातिक भुजाएं। ऐसे ही देखो AD और DC भुजा को क्या बोलते हैं, आनुपातिक भुजाएं। R और S को आनुपातिक प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर हम ये एक रचना हमने इसकी पढ़ ली है, जिस जो व्हाइटस्टोन सेतु के संरचना के बारे में आपको बता देती है। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर होता क्या है, जब इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है तो मैं मान लेता हूं कि देखो बिंदु ये B है और ये बिंदु क्या है, D। मैं मान लेता हूं कि बिंदु B का विभवांतर क्या है, VB, और बिंदु D का विभवांतर क्या है, VD। इसके अंदर देखो VB और VD, VB यानी B बिंदु का विभव क्या है, VB, D बिंदु का विभव क्या है, VD। इसके अंदर आपको अलग अलग कंडीशन देखने को मिल सकती है। हो सकता है B बिंदु का विभव है वो D बिंदु से क्या हो, अधिक हो। अगर बिंदु B का विभव है वो D से अधिक होगा तो B D C के अकॉर्डिंग आपको धारा मिल जाएगी और इसके अंदर आपको विक्षेप मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कह देता हूं कि VD है, यानी कंडीशन पहले क्या हो सकती है, B बिंदु का विभव है वो D बिंदु के विभव से क्या हो सकता है, अधिक, यानी VB ग्रेटर देन क्या हो सकता है, VD हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो धारा प्रवाहित होगी, धारा मापी के अंदर आपको विक्षेप मिलेगा, क्योंकि एक विभव हो गया, एक बिंदु हो गया उच्च विभव का, एक बिंदु हो गया निम्न विभव का। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होगी, धारा मापी के अंदर विक्षेप आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे देखो दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि VD ग्रेटर देन VB हो, यानी इस बिंदु का विभव है वो इस बिंदु से क्या हो, अधिक, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। धारा मापी का जो विक्षेप है, जो डायरेक्शन है उसकी विक्षेप की, वो चेंज हो जाएगी। पहले अगर राइट साइड में विक्षेप मिल रहा था, अब लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, क्योंकि धारा मापी एक ऐसी युक्ति होती है जो धारा की दिशा भी बताती है, धारा का मान भी बताती है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, VD इक्वल टू VB,
यानी बिंदु बी का विभव है वो बिंदु डी के विभव के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव क्या हो जाए, बराबर। जब दोनों का विभव बराबर है तो इनके बीच में विभवांतर क्या हो गया, शून्य। वी बी और वी डी क्या हो गए, इक्वल, यानी विभवांतर क्या हो गया, जीरो। जो ही विभवांतर वो जीरो हो जाता है, क्या इस शाखा में से बीडी में से किसी प्रकार की धारा का प्रवाह होगा, नहीं होगा। किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसका मतलब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी धारामापी का विक्षेप क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। और जब धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाता है तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस स्थिति को हम बोलते हैं सेतु की संतुलन स्थिति। सेतु है वो किसमें है, संतुलन में है। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन में धारामापी से किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता। जो धारा में I1 लिख रहा हूं वो इधर से इधर आ जाएगी, I2 इधर से इधर आ जाएगी। ठीक है। इस शाखा में किसी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, संतुलन की स्थिति। और संतुलन की स्थिति है वो क्या होती है, वो मैं आपको यहां याद करके दिखा रहा हूं। देखो कंडीशन हमने क्या ली, इनके अंदर तो विक्षेप आपको मिल रहा है, संतुलन में नहीं है सेतु। लेकिन जब वीबी बराबर क्या होता है, वीडी, ऐसे लिख देता हूं। बिंदु बी का विभव है वो बिंदु डी के विभव के क्या है, इक्वल है। यानी वीबी इक्वल टू क्या हो गया, वीडी हो गया। ओके। वीबी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, वी ए माइनस वीबी इक्वल टू वी ए माइनस वीडी लिख सकते हैं। ये ए उच्च विभव पे है, ठीक है, इसलिए वी ए के विभव में से मैंने वी बी का विभव घटा दिया तो वी बी मिल गया, विभवांतर मिल गया। वी ए को क्या लिख सकते हो, वी ए माइनस वी बी को, यानी इस शाखा के अंदर विभवांतर क्या मिलेगा, इस शाखा का प्रतिरोध गुणा प्रवाहित धारा, ओम का नियम, वी इक्वल टू आई आर। तो वी ए की जगह क्या लिख सकते हो, I1 P माइनस नहीं इक्वल ये वी ए और यानी वी ए बी, ए और बी के बीच का विभवांतर। ऐसे ही वी ए डी, इन दोनों के बीच का विभवांतर आपको क्या मिल जाएगा, I2 इंटू आर। ये हो गया I2 इंटू आर। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1 बटा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बटा P। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको छोड़ दो एक बार अलग से लिख दिया। अब देखो VB माइनस VD हमने लिया था, क्या लिया था, VB इक्वल टू क्या है, VD। अगर इसके संदर्भ में आप देखोगे तो क्या लिख सकते हो इसको, VB माइनस VC। क्यों लिखा, क्योंकि ये निम्न विभव पे है C। इक्वल टू क्या लिख सकते हो, VD माइनस VC। VB माइनस VC यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या आ जाएगा, यहाँ पे धारा कितनी है, I1 है भाई, इसमें धारा क्या है, I2, क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। VBC का मतलब क्या हुआ, I1Q इक्वल टू VDC का मतलब S I2S। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1 बटा I2 बराबर क्या हो जाएगा, S बटा Q। समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 क्या है, I1 बटा I2 बराबर R बटा P। समीकरण 2 क्या है, I1 बटा I2 बराबर S बटा Q। दोनों समीकरण से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। यहां बता देता हूं, राइट साइड में क्या है, R बटा P बराबर S बटा Q। हमें अज्ञात प्रतिरोध S की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी संतुलित स्थिति हो गई। ये तो क्या हो गई इसकी, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो P बटा Q बराबर क्या लिख सकते हो, R बटा S। P और Q कैसी भुजाएं थी, आनुपातिक भुजाएं थी क्या, और R और S क्या थी, आनुपातिक भुजाएं। यहां से अगर आप S की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो। क्या आ जाएगा, S की वैल्यू क्या आ जाएगी, R बटा P इंटू Q लिख सकते हो, या Q बटा P गुणा R, ऐसे तो लिख सकते हो, Q बटा P गुणा R, ये भी एक ही बात है। तो देखो ये तो होगी संतुलित स्थिति, क्या होगी, आनुपातिक भुजाओं का अनुपात वो क्या होता है, बराबर होता है। आनुपातिक भुजाओं का अनुपात यानी P बटा Q बराबर क्या हो जाएगा, R बटा S। ये क्या हो जाएगी, सेतु की संतुलन स्थिति हो जाएगी। ठीक है। और यहां से हम S की वैल्यू यानी अज्ञात प्रतिरोध हमारे पास जो होता है उसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी के अंदर रही बात अपनी एक स्थिति और भी, ये तो हमने डायरेक्ट इसको हमने सोल्व किया। अब किरचॉफ के नियम से भी हम इसका संतुलित स्थिति फाइंड कर सकते हैं। किरचॉफ के नियम से कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। हमारे जो लास्ट लेक्चर हुआ था वो किरचॉफ के नियम से ही हुआ था। किरचॉफ के नियम से अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो कैसे करोगे, देखो किरचॉफ के नियम से ध्यान से देखो। यहां से आई धारा आ रही है, I1 में मैंने मान ली I1 इधर चलेगी
I2 इधर से ले ली, उस धारा इधर आ गई, इधर मान लो धारा कितनी आ गई Ig, इधर Ig आ गई, तो किरचॉफ का संधि नियम आप लगाओगे तो यहाँ पे कुल धारा क्या रहनी चाहिए, शून्य, यानी इधर क्या चली जाएगी I1 माइनस Ig। अब देखो Ig इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, इधर कितनी धारा चली जाएगी I2 प्लस Ig। किरचॉफ का संधि नियम हमने लगाया, धारा का वितरण किया, क्योंकि संधि बिंदु पर कुल धारा क्या रहती है, शून्य रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके अंदर धारा का क्या कर दिया, वितरण कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम इस किसकी सहायता से, किरचॉफ नियम की सहायता से, किरचॉफ नियम की सहायता से व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलन स्थिति, किसकी सहायता से पढ़ेंगे हम, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताई किरचॉफ का नियम हमने पढ़ लिया है, इसलिए किरचॉफ के नियम की सहायता से आप क्या कर सकते हो, व्हाइटस्टोन सेतु जो है उसकी संतुलन स्थिति है वो फाइंड कर सकते हो। कैसे करें, देखो किरचॉफ के नियम में आपको पता है आपको लूप लेने पड़ते हैं, तो देखो इसमें दो लूप आप ले लो, एक लूप में बोल रहा हूं लूप ए बी डी ए में, जो लूप ए बी डी ए है, ध्यान से देखो लूप ए बी डी ए को, ए बी डी ए, किरचॉफ का जो दूसरा नियम मैंने आपको बताया जिसको केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ का लूप नियम बोलते हैं, या किरचॉफ का वोल्टा नियम बोलते हैं, या किरचॉफ का पास नियम बोलते हैं। ए से बी की ओर आप चलोगे, ए से बी की ओर चलोगे, देखो धारा की दिशा में आप चल रहे हो, तो दूसरा नियम क्या कहता है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है का योग है वो उस लूप में जुड़े विद्युत वाहक स्रोतों के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ये पढ़ा था हमने। ए से बी की ओर चलेंगे तो धारा कितनी है I1, प्रतिरोध कितना है P, धारा की दिशा में चल रहे हो प्लस आ गया। फिर चलो बी से डी की ओर, इस धारामापी का प्रतिरोध में क्या मान लेता हूं G, ठीक है, प्लस धारा की दिशा में चल रहे हो प्लस GIG, बी से सी तक, बी से डी तक पहुंच गए। अब डी से ए की ओर क्या धारा की दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में, विपरीत चिन्ह क्या आ गया माइनस। डी से ए की ओर जाओगे, धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है R इक्वल टू, क्या इस लूप में कोई विद्युत सहज जुड़ा है, कोई विद्युत वाहक स्रोत है, नहीं है, तो क्या लिख दो 0। इसको मैं लिख देता हूं समीकरण 1, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा जो लूप है, लूप BCDB, ये लूप ले लो इस बार BCDB में, इसके अंदर आप देखो BCDB यानी बी से सी की ओर चलोगे, धारा की दिशा में चल रहे हो, प्रतिरोध है Q, धारा क्या है I1 माइनस IG। फिर चलो सी से डी, धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हो, चिन्ह आएगा माइनस, ये प्रतिरोध क्या है S I2 माइनस IG, नहीं सॉरी I2 प्लस IG। अब चलो डी से बी की ओर, धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हो, प्रतिरोध कितना है G, धारा कितनी है IG। क्या इस लूप के अंदर कोई विद्युत वाहक स्रोत जुड़ा है, नहीं जुड़ा, इसलिए क्या लिख दो 0। इसके बाद सोल्व कर लेते हैं, QI1 माइनस QIG माइनस SI2 माइनस SIG माइनस GIG इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो संतुलन की स्थिति में सेतु जब संतुलित होता है तो संतुलन की स्थिति में, क्योंकि हम संतुलन अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, संतुलन की स्थिति में क्या इस धारामापी से कोई धारा प्रवाहित होती है क्या संतुलन की स्थिति में, नहीं होती, तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भाई धारामापी से प्रवाहित धारा हमने क्या मानी IG, और संतुलन की स्थिति में धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए IG की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 0। समीकरण 1 में जो ही आप IG की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो समीकरण 1 से जो ही आप IG की वैल्यू पुट करोगे क्या मिलेगा आपको, I1P माइनस I2R इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हो I1P बराबर क्या हो जाएगा I2R, समीकरण 3, ठीक है। ये तो हमने समीकरण 1 से लिखा। ऐसे हम समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, IG की वैल्यू समीकरण 2 में 0 पुट करेंगे तो समीकरण 2 से आपको क्या मिलेगा वो देखो, QI1 ये 0 हो जाएगा माइनस SI2 ये 0 इक्वल टू 0, या ऐसे लिख सकते हो QI1 बराबर क्या हो जाएगा SI2, समीकरण
4। अब देखो समीकरण 3 में समीकरण 4 का क्या दे दो आप, भाग, यानी समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, तो लेफ्ट साइड क्या है I1P बटा इसकी लेफ्ट साइड क्या है QI1, इसकी राइट साइड क्या है I2R, इसकी राइट साइड क्या है SI2। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या बचा देखो P बटा Q बराबर क्या बच गया R बटा S। क्या यही सेतु की संतुलन स्थिति है? पहले भी यही थी, P बटा Q बराबर R बटा S। अगर यहां से आप अज्ञात प्रतिरोध S की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, Q बटा P गुणा R, ये अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू आ गई। ये तो हमने किरचॉफ के नियम से इसकी संतुलन स्थिति को फाइंड किया है। पहले हमने इसके डायग्राम से, इसकी संरचना से, इसकी कार्य विधि से भी हमने सेतु की संतुलन स्थिति है उसको ज्ञात किया था। तो ये अपना व्हीटस्टोन सेतु है। इसके कुछ अनुप्रयोग है इसका अनुप्रयोग किया जाता है मीटर सेतु में, जो कि आपके सिलेबस में है। इसका उपयोग किया जाता है कैरी फोस्टर सेतु में, इसका उपयोग है वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स, एक युक्ति होती है प्रतिरोध ज्ञात करने की, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक युक्ति है, उसमें यूज किया जाता है। ये व्हीटस्टोन सेतु के क्या है अनुप्रयोग, यानी सारे के सारे जो उपकरण है वो व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है संतुलन स्थिति का, उस पर आधारित उपकरण है। तो ये अपना टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन सेतु। अगला जो टॉपिक हमारा होगा, अगला लेक्चर वो होगा अपना मीटर सेतु से संबंधित। मीटर सेतु के बारे में हम जनरल डिटेल्स पढ़ेंगे और उसका हम अनुप्रयोग मीटर सेतु की सहायता से कैसे हम प्रतिरोध निकालेंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। लॉकडाउन की जो स्पेशल क्लासेज आपको मिल रही है उसका फायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस करें, ताकि भविष्य में जो भी हम लेक्चर आपके लिए अपलोड करते हैं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।